सच बताऊं ना गाइस, जब मैंने चैप्टर 1190 के स्पॉयलर्स पहली बार पढ़े ना, तो मुझे ऐसा लगा कि ये चैप्टर बस गबन वर्सेस सिमू की फाइट के बारे में होगा। एक और लेजेंडरी क्लैश, एक और नए वेपन का रिवील और शायद गबन का सैक्रिफाइस भी। लेकिन जितना मैंने चैप्टर को ध्यान से देखा, उतना मुझे समझ आया कि ओडा सेंसे का फोकस कहीं और ही था। क्योंकि इस चैप्टर में गबन एक ऐसी बात बोलता है ना, जो शायद रॉजर को भी कम्प्लीटली नए पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मजबूर कर देगी। उसके वर्ड्स कुछ ऐसे होते हैं कि पैरेट किंग वो इंसान होता है जिसके मरने पर लोग सबसे ज्यादा खुश होते हैं। और ऑनेस्टली कहूँ ना, तो ये लाइन पढ़कर पहली बार मुझे तो ऐसा लगा कि गबन क्या बोल रहा है। हम तो हमेशा से पैरेट किंग को फ्रीडम का सिंबल मानते आए हैं, तो उसकी डेथ से कोई खुश क्यों होगा। और शायद इसी एक डायलॉग में चैप्टर 1190 की पूरी स्टोरी छुपी हुई है। क्योंकि चैप्टर शुरू होता है लूफी से, जो ऑब्वियसली इमू के सामने खड़ा होना चाहता है। उसके लिए सिंपल है, एनिमी सामने है तो फाइट करनी है, लेकिन वो कर नहीं पाता। और गबन उसे देखते ही बोलता है, कितनी डिसअपॉइंटिंग बात है ना, तुम्हें बचाने के लिए एक जख्मी बूढ़े को आना पड़ रहा है। और ये सिर्फ टॉन्ट नहीं था, ये एक रियलिटी चेक था। क्योंकि गबन लूफी की हिम्मत पर डाउट नहीं कर रहा, वो उसकी तैयारी पर डाउट कर रहा है। लूफी के अंदर हिम्मत की कोई कमी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हिम्मत और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों अलग अलग चीजें होती है। और गबन चाहता है कि लूफी ये डिफरेंस समझे। उसके बाद गबन जो बोलता है ना, वो पूरे चैप्टर का सबसे मेन पॉइंट है। वो कहता है पैरेट किंग वो आदमी होता है जिसके मरने से सब लोग खुश होते हैं, क्योंकि हर कोई उस थ्रोन पे बैठना चाहता है। और पहली बार सुनने में ये डायलॉग बहुत अजीब लगता है, लेकिन अगर एक मिनट रुक कर इसके बारे में ठीक से सोचो ना, तो बात समझ में आती है। देखो गाइस, जब तक थ्रोन पर कोई बैठा हुआ है तब तक कोई उस तक नहीं पहुंच सकता। चाहे वो पायरेट हो, मरीन हो या वर्ल्ड गवर्नमेंट हो या कोई और राइवल ही क्यों ना हो, सबके रास्ते में एक ही इंसान खड़ा होता है, पायरेट किंग। इसलिए गबन कहता है, जिस दिन पायरेट किंग गिरता है ना, उस दिन दुनिया के बहुत सारे लोगों के लिए बहुत से नए दरवाजे खुल जाते हैं। और इसलिए उसकी डेथ बहुत से लोगों के लिए खुशी की वजह बन जाती है। और मुझे लगता है कि ओडा सेंसे यहाँ पर इनडायरेक्टली रॉजर की लाइफ एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमने हमेशा रॉजर को सिर्फ स्माइल करते हुए देखा है, जब वो लापटेल पे पहुंचा था तब, या फिर जब भी वो अपने क्रू के साथ होता है तब। लेकिन उस स्माइल के पीछे एक और रियलिटी थी जो अब तक हमें नहीं पता थी। रॉजर भले ही दुनिया का सबसे फ्री इंसान था, लेकिन वो दुनिया का सबसे बड़ा टारगेट भी था। हर पावरफुल पायरेट उसे हराना चाहता था, वर्ल्ड गवर्नमेंट उसे खत्म करना चाहती थी। और शायद इसी बर्डन की तरफ गबन इशारा कर रहा है, क्योंकि पायरेट किंग बनना रिवॉर्ड कम और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। और इसलिए गबन लूफी से एक और लाइन बोलता है, अगर तुम पायरेट किंग बनकर आराम की जिंदगी जीना चाहते हो ना, तो अभी घर वापस चले जाओ। ये लाइन सुनने में बहुत हार्श लगती है, लेकिन एक्चुअली एक वार्निंग है। गबन यहाँ पर लूफी को डरा नहीं रहा, वो उसे बता रहा है कि जिस सपने का तुम पीछा कर रहे हो ना, उसकी असली कीमत क्या है। क्योंकि सिर्फ वन पीस मिल जाना ही जर्नी का एंड नहीं है, असली चैलेंज तो उसके बाद शुरू होता है। और मुझे चैप्टर की सबसे अच्छी बात क्या लगी पता है, गबन सिर्फ स्पीच देकर साइड में नहीं हो जाता, वो तुरंत अपनी बात प्रूव भी करता है। वो लूफी को उठाता है और जोर से दूर फेंक देता है, और खुद इमू के सामने खड़ा हो जाता है उससे फाइट करने के लिए। और यही डिफरेंस होता है एक मेंटोर और एक लीजेंड में। वो सिर्फ सिखाता नहीं है, वो खुद एग्जाम्पल सेट करता है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसकी विक्ट्री नहीं है, लूफी का फ्यूचर है। और ऑनेस्टली ये सीन देखकर रॉजर पायरेट्स की फिलोसॉफी और भी क्लियर हो जाती है। उसके बाद फाइनली इमू और गबन की फाइट शुरू होती है। इमू बोन ईटर नाम की एक नई जैपनीज स्वॉर्ड निकालता है, और इसका नाम ही इतना डेंजरस है कि सुनते ही फील आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं है। लेकिन गबन भी पीछे हटने वालों में से नहीं है, वो भी अपनी टेक्निक शिमोन हासेन फुशोकु यूज करता है, जिसका अटैक इतना पावरफुल होता है कि पूरी जमीन टूट जाती है और दोनों नीचे अंडरवर्ल्ड में गिर जाते हैं। और ऑनेस्टली यहाँ पर ओडा सेंसे एक और चीज दिखाते हैं, एज चाहे जितनी भी हो, लेकिन रॉजर पायरेट्स आज भी मॉन्स्टर्स ही है। लेकिन फिर चैप्टर की एंडिंग आती है और वही सबसे पेनफुल मोमेंट है। फाइट के बाद गबन जमीन पर पड़ा हुआ है, उसका लेफ्ट आर्म एल्बो के नीचे से कट चुका है। और ये सिर्फ एक इंजरी नहीं है, ये ओडा सेंसे का विजुअल मैसेज है। क्योंकि गबन ने जो कुछ देर पहले बोला था ना, वो अपने खून से प्रूव कर दिया है, यही कि टॉप पर खड़े रहने की कीमत हमेशा सैक्रिफाइस ही होती है। कभी अपना कंफर्ट, कभी अपनी फैमिली और कभी अपनी बॉडी। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन इमू का नहीं होता बल्कि लूफी का होता है। लूफी जब गबन को देखता है तो वो पूरी तरह शॉक हो जाता है। और मुझे लगता है कि ये सीन फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहली बार नहीं जब किसी ने लूफी को बचाने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाई हो। और जब भी ऐसा सीन हुआ है ना, तब लूफी और भी ज्यादा स्ट्रांग हुआ है। तो गाइज मैं स्पेशली होप कर रहा हूँ कि लूफी को कोई बहुत सही पावर अप मिल जाए, या वो और स्ट्रांग बनने के लिए और ज्यादा मेहनत करे। और शायद इसलिए मुझे लगता है कि चैप्टर 1190 का असली टॉपिक गबन वर्सेस इमू की फाइट नहीं था। फाइट सिर्फ एक मीडियम थी, असली स्टोरी थी पैरेट किंग बनने की कीमत। हमने बचपन से लूफी को ये बोलते सुना है कि मैं पैरेट किंग बनूंगा, लेकिन आज पहली बार किसी ने उसे बताया कि पैरेट किंग बनना सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी फ्रीडम नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा बर्डन भी है। और अगर गबन की बात सच है ना, तो जिस दिन लूफी पैरेट किंग बनेगा ना, उस दिन सिर्फ उसका सपना पूरा नहीं होगा, उस दिन वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा टारगेट भी बन जाएगा। और शायद ओडा सेंसे हमें फाइनल सागा में धीरे धीरे इसी सच के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक और हाइप कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हो ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, नेक्स्ट वीक ब्रेक है।